दोस्तों नमस्कार। मैं श्री राजेश इंडोलॉजी के इस सत्र में आप सबका स्वागत है। देश दुनिया की स्थितियां लगातार बदलती जा रही हैं। जियो पॉलिटिक्स में नई नई परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। अभी हाल ही में हम लोगों ने देखा है बांग्लादेश की घटना को। पाकिस्तान में पिछले काफी लंबे समय से स्थितियां बदलती रह रही हैं। मालदीव के साथ भारत के संबंधों को लेकर भी नए अपडेट्स आए हैं। लेकिन ये सारी जियोपॉलिटिक्स की गतिविधियां अगर केंद्रित होती हैं तो उसका एक लब्बो-लुआब ये है कि सारी चीजें अर्थव्यवस्था को लेकर होती है। दुनिया की सिर्फ 5 अर्थव्यवस्थाओं में से 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है, एक दूसरे नंबर की, एक 5वें नंबर की, ये दोनों अर्थव्यवस्था एशिया में है। इसलिए आज पूरी दुनिया की निगाहें एशिया पर टिकी है। और ये जो 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, यह दोनों आबादी के लिहाज से भी दुनिया के बड़े मुल्क हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत और चीन की। अभी हाल में आपको बहुत सारी खबरें चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर सुनने को मिली होगी कि चीन की अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो रही है और वहाँ की रियल एस्टेट बिजनेस पूरी तरह से, रियल एस्टेट सेक्टर खत्म हो गया है। माफ कीजिएगा। इसी तरह भारत में भी पिछले सप्ताह हिडेनबर्ग की रिपोर्ट को लेकर काफी अफरा तफरी का माहौल रहा। लेकिन इस बार हिडेनबर्ग की रिपोर्ट का कोई असर भारतीय शेयर बाजार पर और भारतीय अर्थव्यवस्था पर उतना नहीं दिखा। तो ऐसे में एक बार जरूरी हो जाता है कि क्यों ना हम भारत और चीन की अर्थव्यवस्था को लेकर एक तुलनात्मक अध्ययन करें। इसे लेकर मैंने पीपीटी बनाया है और चलिए इसी पीपीटी के आधार पर हम इसकी चर्चा करते हैं। तो एक कंपैरेटिव एनालिसिस जो है वह एशिया की इन 2 बड़े देशों की हम करने जा रहे हैं। इसमें अगर हम देखें तो कई सारी चीजें एक साथ दिखती है। जैसे पॉपुलेशन के लिहाज से चीन एक बड़ा मुल्क है। भारत हालांकि पॉपुलेशन के लिहाज से अब चीन से थोड़ा आगे हो गया है। चीन की अर्थव्यवस्था 18 ट्रिलियन की बताई जाती है, तो वहीं भारत की अर्थव्यवस्था भी लगभग 4 ट्रिलियन के आसपास है। चीन और भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा अंतर है। लेकिन जहां एक लंबे समय तक चीन की अर्थव्यवस्था डबल डिजिट में हमेशा अपना परफॉर्म करती रही है, आर्थिक विकास दर कभी कभी 11% से भी ज्यादा रही है। ऐसे में जब चीन की अर्थव्यवस्था सुस्त पड़ रही है और भारत की अर्थव्यवस्था में भारत की आर्थिक विकास दर लगातार बढ़ती जा रही है, तो माना यह जाता है कि अब अर्थव्यवस्था की दृष्टि से देखें तो अब एशिया ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर भारत पर टिकी हुई है। अगले स्लाइड में हम चलते हैं। अगले स्लाइड में देखते हैं कि चीन की अर्थव्यवस्था में उछाल कब आया। तो चीन की अर्थव्यवस्था में उछाल 1978 में चीन ने आर्थिक सुधार किया। सी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन ने आर्थिक विकास का सपना देखा और उन्होंने इसे चरणबद्ध तरीके से शुरू किया। इसमें उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर को खोला। एग्रीकल्चर सेक्टर में तरह तरह के नए इनोवेशन को जगह दी, प्राइवेटाइजेशन को प्रश्रय दिया। इस तरह पूरी अर्थव्यवस्था को उन्होंने ओपन मार्केट के लिए खोला और एफडीआई आमंत्रित करना शुरू किया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया
और उसका असर धीरे धीरे दिखना शुरू हो गया। इसी तरह भारत में भी हालांकि देर से, लेकिन 1991 में प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव के शासनकाल में तब वित्त मंत्री मनमोहन सिंह हुआ करते थे और आर्थिक सुधार भारत में भी 1991 में शुरू हुआ। इस 1991 में जब शुरू हुआ तो इसको एक नाम दिया गया एलपीजी, एल फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। और इसके साथ ही एक इकोनॉमिक एटमॉस्फेयर तैयार करने की कोशिश की गई। स्वाभाविक बात है, जब आर्थिक सुधार हुए तो चीन ने भी प्रगति की और भारत ने भी प्रगति की। चूंकि चीन पहले से ही इस दिशा में काम कर रहा था तो वह काफी आगे गया और भारत ने अपनी शुरुआत काफी देर से की। अगर हम दोनों देशों के अर्थव्यवस्था के विभिन्न जो आयाम हैं उन पर अगर चर्चा करें तो एग्रीकल्चर को अगर हम लें तो एग्रीकल्चर में चाइना जो है उसने बहुत सारे नए इनोवेशन किए और बहुत सारी चुनौतियां थी, उन चुनौतियों को नीतिगत ढंग से उनका समाधान ढूंढा और एग्रीकल्चर ने चाइना की इकोनॉमी में उनकी जीडीपी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। लेकिन एक बात और थी कि चाइना लंबे समय तक एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट नहीं रहा। वहीं भारत आर्थिक सुधार 1991 के बाद जब किया तो इसका मकसद था कि एग्रीकल्चर को यह भी बढ़ावा दे। यहाँ भी किसानों को तरह तरह की सरकारी योजनाओं से बेनिफिट देने की कोशिश की गई। जो मुद्दे थे, जो दिक्कतें थी, उन्हें समाधान करने की कोशिश की गई और एग्रीकल्चर सेक्टर ने एक बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार दिया। दूसरी तरफ इंडस्ट्री पर अब जब आते हैं तो चीन ने दुनिया के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनने का सपना देखा था और उस लिहाज से उसने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया, ऐसी नीतियां बनाई जिससे कि वहां उत्पादन की संभावनाएं बेहतर ढंग से डेवलप हो और इसमें वह कामयाब रहा। तो वहीं दूसरी ओर भारत ने मेक इन इंडिया इनिशिएटिव ली है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है। हालांकि आज़ादी के बाद भारत की एक सबसे बड़ी अच्छी बात थी कि भारी उद्योगों को स्थापित किया गया, जिसने 1991 के बाद भारत को आगे बढ़ने में बहुत मदद की। उसी तरह सर्विस सेक्टर की बात करें तो टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ, फाइनेंस के सेक्टर में, ई कॉमर्स के सेक्टर में चीन ने बढ़िया परफॉर्म किया। तो भारत ने भी सर्विस सेक्टर में बहुत ही बेहतर ढंग से काम किया और स्टार्टअप्स को आगे लाया। आईटी इंडस्ट्री में भारत ने दुनिया के सामने अपना लोहा मनवाया। फिर अगर ट्रेड और इन्वेस्टमेंट की बात करें तो बायलैटरल ट्रेड में चाइना ने बड़े पैसे वाले देशों, बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों के साथ तब अच्छे संबंध बनाए और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बैलेंस को बनाए रखते हुए उसने अपने व्यापार को बढ़ाया और दुनिया के लिए सामानों को आपूर्ति करने का एक हब बन गया, एक स्टेशन बन गया। तो दूसरी ओर भारत की अर्थव्यवस्था भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट आधारित रही, लेकिन भारत में एक बात ये थी कि भारत की जो उत्पादन है उसका कंजप्शन भी घरेलू बाजार में ज्यादा होता है और यह एक्सपोर्ट पर ज्यादा निर्भर नहीं होता। इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था पर देखिएगा कि पिछले कुछ वर्षों में जब दुनिया में आर्थिक मंदी छाई रही तब भी भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा, कारण कि इसकी घरेलू कंजप्शन जो है वह अन्य चीन के मुकाबले काफी अधिक है, जबकि चीन में घरेलू कंजप्शन काफी कम है। इसी तरह एफडीआई की बात करें तो चीन ने एफडीआई
काफी आकर्षित किया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर। हालांकि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चीन की जो है वह हमेशा से विवादों के घेरे में रही है। विवाद इसलिए है कि सप्लाई चेन को बनाने के लिए चीन पूरी दुनिया में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया। उसमें उसने वैसे देशों को शामिल किया जो विकासशील देश थे या जिनकी अर्थव्यवस्था पूरे दबाव में थी, और उनको चीन ने आर्थिक मदद की। मदद क्या, वह एक तरह से लोन था, और लोन भी ऊंची ब्याज दर पर, जिसकी वजह से ये छोटे छोटे अर्थव्यवस्था वाले देश उसके कर्ज के जाल में फंसते चले गए। इसे डेट ट्रैप का भी नाम दिया गया। इसका ज्वलंत उदाहरण हमें अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान में नजर आता है। वहीं दूसरी तरफ भारत की बात करें तो भारत में एफडीआई का ट्रेंड भी रहा है, और हाल के 10 वर्षों में भारत में एफडीआई की गतिविधियां काफी तेज हुई हैं, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की नीतियों में काफी सुधार किया है, जिसकी वजह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भारत में पिछले कुछ वर्षों में आई है, और वह उसकी रफ्तार ज्यादा हुई है। अगर फिर इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बात करें तो चीन एआई के मामले में, 5G में, ग्रीन टेक्नोलॉजी में काफी काम कर रहा है, और वो लीडरशिप की भूमिका निभा रहा है। तो दूसरी तरफ भारत भी आईटी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में, स्पेस टेक्नोलॉजी में और एआई के लीडर बनने के लिए यह भी अपनी पूरी कमर कस के तैयार है, और इसमें भारत को कामयाबी भी मिल रही है। फिर इन सारी चीजों के बावजूद कुछ चुनौतियां हैं तो कुछ अवसर भी हैं। ये दोनों देशों के लिए है, चीन के लिए भी है और भारत के लिए भी। चीन के लिए स्थितियां थोड़ी नकारात्मक ज्यादा होती जा रही है, क्योंकि कोविड के बाद का जो काल था वह चीन के लिए अच्छा नहीं रहा, क्योंकि कोविड के बाद चीन की साख पूरी दुनिया में कम होती गई, और इसकी वजह से उसकी अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, उसके सप्लाई चेन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ा। दूसरी तरफ उसकी जो आबादी है वह अब वयस्क होती जा रही है, जिससे उत्पादन क्षमता घटने की संभावना बताई जाती है। चीन पर की बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो चीन पर कर्ज का बोझ भी उसी लिहाज से बहुत ज्यादा है। तीसरी तरफ अगर हम देखें तो इन सारी परिस्थितियों को लेकर चीनी नागरिकों के बीच डिप्रेशन बना हुआ है, असंतोष बना हुआ है, और एक लंबे अरसे बाद चाइना में पिछले लगभग 2 सप्ताह पहले शी जिनपिंग के खिलाफ पोस्टर भी लगे थे, जो कि चाइना में ऐसा होना एक बड़ी बात है। लेकिन चीन के लिए कुछ अवसर भी हैं। वह ग्लोबल इन्फ्लुएंस को बढ़ाकर अपनी साख को फिर बहाल कर सकता है, और लॉन्ग टर्म की प्लानिंग कर वह फिर अपनी स्थिति को दोबारा पाने की कोशिश कर सकता है। हालांकि यह कोशिश और इसके नतीजे आने में एक लंबा समय लगना है। तो वहीं जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में जो यहाँ भी पॉपुलेशन एक समस्या है, लेकिन यह पॉपुलेशन ही भारत की आपदा में अवसर है। यह एक बड़ा वर्कफोर्स भारत के पास है। अगर इसे सही नीतियों, सही अवसर देकर इसे समायोजित किया जाए तो यह भारत के लिए एक पूंजी है। इसी तरह यहाँ की जो आय में असमानता है, इस आय असमानता को दूर करने के लिए सरकार को नीतिगत स्तर पर बहुत बड़े कदम उठाने होंगे, क्योंकि भारत की आबादी का एक बड़ा वर्ग जो है वह मिडिल क्लास है।
और मिडिल क्लास होने की वजह से उनकी कंजप्शन क्षमता भी ज़्यादा है, प्रोडक्शन भी में भी उनका योगदान सबसे ज़्यादा है। तो सरकार को इस तरह की नीतियां बनाने के लिए आगे आना पड़ेगा। दूसरी तरफ अगर अवसर की बात करें तो भारत की आज के दौर में पूरी दुनिया में एक अच्छी साख बनी है। जो इंडियन डायस्पोरा है, जिन जिन देशों में वह अपने गए हैं वहाँ उन्होंने अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इसकी वजह से भारत की साख बढ़ी है। साख बढ़ी है तो वो जो डायस्पोरा बाहर है वे तो आकर भारत में निवेश कर ही रहे हैं, साथ साथ अपने साथ वे अपने दोस्तों या बड़े बाहरी पूंजीपतियों को आकर्षित करते हैं कि वे भारत में चले और भारत में निवेश करें। इस दौरान विश्व की तमाम जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनकी रिपोर्ट भी भारत की विकास गाथा को कहती है और भारत में निवेश करने के लिए माकूल बताती है। तो अवसर भारत के पास चुनौतियों से कहीं ज्यादा है। अब जियो पॉलिटिकल और ग्लोबल इन्फ्लुएंस की बात करें तो आज के दौर में जियो पॉलिटिकल सिनेरियो अगर देखें तो चाइना अपने कई मोर्चों पर संघर्ष कर रहा है, चाहे साउथ चाइना सी हो या फिर उसके विभिन्न देशों से लगी सीमाओं को लेकर विवाद हो। भारत के साथ भी उसके सीमा विवाद रहे हैं और स्थिति ये है कि पिछले 4 वर्षों से सीमा पर दोनों देश फेस ऑफ कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर भारत की बात करें तो भारत क्वाड अलायंस का हिस्सा है। इसकी लूप ईस्ट पॉलिसी काम कर रही है, साउथ एशिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है और ग्लोबल साउथ की लीडरशिप कर रहा है। हाल ही में ग्लोबल साउथ की एक समिट भी हुई, उसमें भारत ने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट की घोषणा की जो विकासशील देशों के लिए एक बहुत ही राहत दे सकता है और यह चाइना की तरह डेट ट्रैप में फंसाने वाली पॉलिसी नहीं है। इस तरह देखा जाए तो भारत के पाले में काफी कुछ सकारात्मक है। फ्यूचर की प्रोजेक्शन अगर हम करें, भविष्य को देखें तो चाइना के पास भविष्य की संभावनाएं सिकुड़ती चली जा रही हैं, जबकि भारत के पास भविष्य की संभावनाएं असीम होती जा रही है। इसलिए अगर कहा जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि आने वाला भविष्य भारत का है और भारतीय इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म करेंगे और विभिन्न वित्तीय संस्थानों की जो फोरकास्ट है उसके अनुसार 2027 तक या उम्मीद की जाती है कि 2026 में ही भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो चीन और भारत की इकोनॉमी में बड़ा अंतर है। हालांकि कुछ जो अर्थशास्त्री हैं उनका कहना है कि चीन की जो 17-18 ट्रिलियन की इकोनॉमी कही जाती है वह चीन अपने इकोनॉमी को बढ़ाकर दर्शाता है, क्योंकि चीन की डेटा को लेकर हमेशा से ही संदेह बना रहता है। तो चीन इसे जानबूझकर बड़ा बना के दिखाता है, जबकि इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत सारे अर्थशास्त्री ये मान के चलते हैं कि 10 से 12 ट्रिलियन की इकोनॉमी तो निश्चित तौर पर चीन की है। अगर हम उनकी बात भी माने कि 10 से 12 ट्रिलियन की इकोनॉमी चीन की है तो फिर अभी हमें चीन को पछाड़ने में अभी काफी वक्त लगेगा, क्योंकि हमारी इकोनॉमी अभी लगभग 4 ट्रिलियन के आसपास है। 4 ट्रिलियन से 12 ट्रिलियन की इकोनॉमी को तक पहुंचना और उससे आगे निकलना अभी भारत के लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। और जो भारत के पास चुनौतियां हैं, भारत के सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को नीतिगत ढंग से और उनके कार्यान्वयन की पद्धतियों को सुचारू रूप से करके इस गोल को प्राप्त किया जा सकता है। हालांकि ये कोई कठिन कार्य नहीं है। इन्हीं सब स्थितियों को आपके सामने बयान किया। आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो अपने मित्रों के बीच इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। धन्यवाद।